सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं आप सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मैं दीक्षा क्लासेस से प्रोफेसर ए.के. मलिक आज आपसे बात कर रहा हूं। जैसा कि आप में से बहुत से जानते हैं कि मैं मनोविज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में रहा और पिछले 40 वर्षों से मनोविज्ञान का अध्यापन ही करवा रहा हूं, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे दूसरी संस्थाएं हो। मनोविज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जिसे आप रटकर नहीं कर सकते, आपको कंसेप्ट को समझना होगा। और अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन टाइप के होते हैं, इसलिए मनोविज्ञान जब तक आप समझोगे नहीं तब तक प्रश्नों का हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अभी रीट की पात्रता परीक्षा समाप्त हुई, उसका परिणाम कुछ दिन में आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी उस पात्रता परीक्षा में सफल हुए होंगे। उस रीट की पात्रता के बाद आपको जॉब के लिए एक एग्जाम देना होगा। अभी सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड का होने वाला है, पीटीआई का है। आप कोई भी शिक्षा भर्ती ले लो तो सभी में मनोविज्ञान विषय एक अनिवार्य विषय है और ये एक सबसे महत्वपूर्ण आपका कोर्स बनता है। अगर साइकोलॉजी के टॉपिक्स को देखो तो मनोविज्ञान विषय में आपके टॉपिक्स हैं: मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास क्या है, बाल विकास की अवधारणाएं क्या हैं, बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, बालक में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद आ जाते हैं तो अधिगम एक चैप्टर आता है, लर्निंग। अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अधिगम की विधियां क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर इत्यादि। फिर मैं कोई क्रम से नहीं, जनरल बात कर रहा हूं। फिर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व का मापन कैसे करेंगे, व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, मनोविश्लेषणवाद जिसको फ्रायड ने दिया था वो क्या है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब आपको व्यक्तित्व में पढ़ना होता है। फिर बुद्धि की बात करते हैं, इंटेलिजेंस आता है। बुद्धि क्या है, आईक्यू क्या है, आईक्यू का मापन कैसे करेंगे, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है, बुद्धि के सिद्धांत क्या है, इमोशनल, सांवेगिक बुद्धि क्या है, इत्यादि। उसके बाद आपके विशिष्ट प्रकार के बालक आ जाते हैं, जिसमें मानसिक मंद, अपराधी, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालिक इत्यादि इत्यादि। और इसके अतिरिक्त अन्य कोर्स आपका मनोविज्ञान के अंदर सम्मिलित है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे दो, फर्स्ट ग्रेड में आओगे तो मेंटल हेल्थ क्या है, जो पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। इसलिए दीक्षा क्लासेस की तरफ से हम लोगों ने यह सोचा, मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको हर चैप्टर की कुछ पृष्ठभूमि, कंसेप्ट क्लैरिटी बताऊंगा कि क्या वो कंसेप्ट क्या है और उसे हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दीक्षा क्लासेस की तरफ से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य अपने छात्रों को, हमारे जो बालक विद्यार्थी राजस्थान के बाहर के, पूरे भारतवर्ष के जो बालक प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, उनको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये केवल शिक्षक भर्ती के लिए नहीं, इवन आरएएस, आईएएस, कोई भी आप भर्ती अगर करेंगे तो जहां मनोविज्ञान होगा, ये सारे के सारे टॉपिक आपके कॉमन होंगे। तो आज जिस कंसेप्ट की क्लैरिटी पर आपसे मैं बात करूंगा वो है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। यहां आज आप व्यक्तित्व में क्या क्या पढ़ना है मैंने अभी आपको बताया। व्यक्तित्व कहते किसको हैं, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, इसका मापन कैसे करेंगे, उसकी बात करेंगे, इंटरव्यू की बात करेंगे, प्रश्नावली की बात करेंगे, निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल की बात करेंगे, व्यक्तित्व प्रश्नावलियों की बात करेंगे, प्रक्षेपण विधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात होती है, जिसमें टीएटी, रोशा, रोजनविक, पीएफ, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्री एसोसिएशन, टेस्ट प्रकार के आते हैं। फिर
व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, बॉडी के आधार पर शेल्डन कृष्णर ने क्या कहा, मनोवैज्ञानिक आधार पर युंग स्प्रिंगर ने क्या कहा, मनोविश्लेषणवाद क्या है, और जो व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक हैं वो सारे आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आओगे तो आपको क्लियर होने चाहिए। और पर्टिकुलरली शिक्षा भर्ती में तो रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में, पीटीआई में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आज ये मानस बनाया है कि आपको पर्सनैलिटी का कंसेप्ट बताऊंगा कि पर्सनैलिटी होती क्या है, और मैं एक एक वर्ड आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं? अगर आप व्यक्तित्व को देखो तो व्यक्तित्व शब्द जो है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, पर्सोना, PERSONA, पर्सोना। पर्सोना से बना पर्सनैलिटी, और पर्सोना का मतलब होता है, अगर मैं इसका अंग्रेजी रूपांतरण करूं तो इसका अंग्रेजी रूपांतरण होता है मास्क, यानी कि मुखौटा। व्यक्तित्व को क्या कहा गया? व्यक्ति जिस प्रकार के मुखौटे को लगाता है उसी प्रकार के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार के व्यक्तित्व को दर्शाता है। मैं एक शिक्षक हूं, अगर मैं क्लासरूम में आऊंगा तो एक शिक्षक का मुखौटा लगा होगा और मेरे व्यवहार करने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका एक शिक्षक की तरह से होगा। मैं अपने परिवार में घर जाऊंगा, अपने बेटे से बात करूंगा, वह शिक्षक का मुखौटा नहीं, वह एक फादर का, पिता का मुखौटा होगा, और मैं उससे पिता की तरीके से, पिता पुत्र की तरीके से जैसे बात होती है करूंगा। जब मैं अपने ग्रैंडसन से बात करूंगा उस समय ना टीचर का मुखौटा होगा, ना पिता का मुखौटा होगा, एक ग्रैंडफादर, एक दादा का मुखौटा होगा, और मैं उस बच्चे से तुतलाकर, उसी की भाषा में बात करके, घुटने के बल चलकर, उसी के साथ बैलून खेलकर, उसी प्रकार का व्यवहार करूंगा जो कि उस बच्चा वो करता है। तो लैटिन शब्द है मुखौटा। आप कभी देखना, होली के दिनों में अक्सर, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, अपने माता पिता के साथ मार्केट में रंग खरीदने जाते हैं। वहां पापा से कहते हैं रंग दिलवा दो, पिचकारी दिलवा दो, पापा कहते हैं ले लो। उसके बाद उस होली के उस स्टॉल पर, शॉप पर मुखौटे टंगे हुए होते हैं। तो बच्चा कहता है कि आप एक मुझे मुखौटा भी दिलवा दो। तो वहां भगवान राम का मुखौटा भी है। तो पिता कहते हैं दुकान वाले से कि एक राम का मुखौटा दे दो। वो बच्चा कहता है कि पापा राम का नहीं, आज तो राक्षस का मुखौटा लूंगा। क्यों? राम तो एक शांत स्वभाव के भगवान है, एक शांत प्रकार के व्यक्ति थे। राक्षस में हुड़दंग है, डराना है, क्योंकि होली में हम अक्सर रंग लगाकर डराते हैं, हुड़दंग करते हैं। इसलिए वो बच्चा क्या करता है, होली के दिन मुखौटा लगा लेगा, हाथ पर काला लाल रंग लगा लेगा और पीछे से आपको हौ करके डराएगा। उसने राक्षस का मुखौटा लगाया और उसी प्रकार के व्यक्तित्व का, व्यवहार का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार हम अनेकों उदाहरण से आप इसको क्लियर कर सकते हो। कोई भी पात्र किसी ड्रामा में, पिक्चर में जो भी मुखौटा लगाता है वो उसी प्रकार के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। अगर नाटक में, सर्कस में एक व्यक्ति ने जोकर का मुखौटा लगा रखा है तो वो हंसी मजाक करेगा, आपको हंसाने का प्रयास करेगा। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, पर्सोना, वहां से आया। अब प्रश्न उठता है, व्यक्तित्व है क्या? मैं आपको इसमें क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या बनेगा। सामान्य रूप से कहा गया, पहले कहते थे कि व्यक्तित्व शरीर की सुंदरता, वेशभूषा, पहनावा, गाड़ी कौन सी ब्रांडेड है, मकान, यानी आपका कैसा कपड़ा है, आपका कद काठी कैसी है, रंग कैसा है, आपके फीचर्स कैसे हैं, आप सुंदर हो या क्या हो, आप उसको कहा जाता था पर्सनैलिटी। लेकिन मनोविज्ञान ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये वास्तव में पर्सनैलिटी नहीं है। अगर शरीर की सुंदरता पर्सनैलिटी होती तो जितने भी शरीर से सुंदर हैं वो बहुत बढ़िया होते, और जिनका एक मध्यम स्तर के हैं उनके व्यक्तित्व में प्रॉब्लम आती, जबकि ऐसा नहीं है।
हमने अनेकों को देखा है, शारीरिक सुंदरता नहीं है, कद बहुत छोटा है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको हम नमन करते हैं, जो हमारे श्रद्धेय हैं, कलाम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, न्यूक्लियर मिसाइल, वो सब छोटे कद के व्यक्ति थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो इतना मुखर था, इतना इंपॉर्टेंट था कि आज भी हम उनको उनके व्यवहार, उनके कामों से उनके याद करते हैं। इसलिए शरीर की सुंदरता पहनावा व्यक्तित्व नहीं है। फिर आप कहोगे कि सर आप ही बता दो व्यक्तित्व क्या है, तो मैं भी व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां तक कहा गया पर्सनैलिटी इज लाइक ए ब्लैंक चेक। पर्सनैलिटी इज लाइक ए ब्लैंक चेक वेयर यू कैन राइट एनीथिंग ऑफ द बिहेवियर। पर्सनैलिटी एक खाली चेक के समान है, जिसमें आप व्यवहार का कुछ भी लिख सकते हो। आपका समग्र व्यवहार, आपका टोटल व्यवहार उस पर्सनैलिटी के अंदर समाहित है, उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसलिए एक सिंगल भाषा में इसको परिभाषित करना मुश्किल है। उन्होंने कहा ब्लैंक चेक। अगर मेरे पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया है, तो मैं 5,000 का चेक भी काट सकता हूं, 5 लाख का भी काट सकता हूं, 50 लाख का भी काट सकता हूं। मेरे पास 5,000 ही है, तो मैं 20 रुपए का भी काट सकता हूं, 100 का भी काट सकता हूं, 200 का भी काट सकता हूं। तो वो कहते हैं कि टोटल जो आपका व्यवहार है, वास्तव में वो आपकी पर्सनैलिटी है, ना कि आपकी वेशभूषा, ना कि आपकी शारीरिक सुंदरता। लेकिन जब इस पर मंथन हुआ कि व्यक्तित्व क्या है, तो अनेक विद्वानों ने इसको परिभाषित किया। आज मैं अनेक विद्वानों की परिभाषाएं नहीं बात करूंगा, क्योंकि वो जब कभी क्लास में अपन मिलेंगे तब बात करेंगे। बहुत सारी परिभाषाएं आई, उन सब परिभाषाओं को एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आलपोर्ट। जिनका नाम था आलपोर्ट। आलपोर्ट ने जो परिभाषाएं उपलब्ध थी, उन सबको इकट्ठा किया, उनका मंथन किया, और मंथन करने के बाद एक परिभाषा निकाली जो कि सर्वमान्य हुई, जो आज की तारीख में सबसे पॉपुलर परिभाषा मानी जाती है। यह परिभाषा आलपोर्ट ने दी 1937 के अंदर। 1937 के अंदर इन्होंने अनेक परिभाषाओं जो अलग अलग लोगों ने दी थी, उनको इकट्ठा किया, और जैसे अपने सार निकालते हैं किसी चीज का, इन्होंने एक सार निकाला, और वो परिभाषा जो है आज सबसे पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। और ये जो परिभाषा है, ये आरएस हो, शिक्षा भर्ती हो, आईएएस हो, शिक्षा भर्ती में कोई भी रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इस नाम से बहुत सी बार परिभाषा पूछी जाती है, और सारी अवधारणा मैं इसी को लेकर आज आपके सामने बात करूंगा। अब आलपोर्ट ने क्या परिभाषित किया, मैं लिख भी रहा हूं, फिर आपको एक बात करूंगा। वो कहते हैं पर्सनैलिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन of those psychophysical systems within the individual which determine his unique adjustment with the environment, unique adjustment with the environment। अब इस परिभाषा को मैं हिंदी में एक बार बोलूंगा पहले, फिर आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। आलपोर्ट ने क्या कहा, वो कहता है पर्सनैलिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स विद इन द इंडिविजुअल विच डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का
वह गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अभूतपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अगर इस परिभाषा को आप देखो तो आलपोर्ट ने इस परिभाषा में 3 शब्दों का उपयोग किया है: डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, साइकोफिजिकल और एडजस्टमेंट। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, जो शब्द आते हैं उनका अर्थ अगर आपको क्लियर हो गया तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन को आंसर देने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं डायनेमिक की बात करूं, अब डायनेमिक का मतलब यहां पर क्या है? देखिए, यूं तो मनोविज्ञान में हम पूरी डायनेमिक साइकोलॉजी की बात करते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। हमारे अंदर बहुत सारी ट्रेट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैं डायनेमिक का मतलब यहां पर है गत्यात्मक, फ्लेक्सिबल, लचीला। क्या मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो डायनेमिक का मतलब लचीलापन, साइकोफिजिकल का मतलब है, साइको का मतलब मनोवैज्ञानिक और फिजिकल का मतलब शारीरिक। आपके कौन से मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और आपकी शारीरिक विशेषताएं जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर सके, और अगर परिवर्तन होगा तो मेरा एडजस्टमेंट होगा, मेरा समायोजन होगा। और अगर मैं अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकता तो मेरा टकराव होगा, मेरा समायोजन नहीं होगा। उसके परिणाम क्या होगा? मेरा व्यक्तित्व खराब होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे उदाहरण के लिए, मैं विश्वविद्यालय के अंदर करीब 35 वर्ष मनोविज्ञान पढ़ाया, जयनारायण विश्वविद्यालय में पढ़ाया और मनोविज्ञान ही पढ़ाता हूं, सुबह से शाम तक मैंने पढ़ाया। अब मैं एक ऐसी क्लास में गया, एक ऐसी संस्था में गया जहां उन्होंने कहा, सर आप कोई लेक्चर दो या आप हमें पढ़ाओ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा। आपने कहा कि बच्चों ने कहा कि सर हमें अंग्रेजी में नहीं, आप हिंदी में पढ़ाओ। मैंने कहा, बेटा मैंने तो कभी हिंदी में पढ़ाया नहीं, आई कांट टीच यू इन हिंदी, आई विल टीच ओनली एंड ओनली इन द इंग्लिश। तो बच्चों ने कहा कि सर ये नहीं, अगर आप केवल अंग्रेजी में पढ़ाओगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि देखो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं लिखने में भी त्रुटियां कर जाता हूं, आप इसलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों ने कहा, आप कितनी भी त्रुटियां कर लो उसमें हमें दिक्कत नहीं है, लिखने में हो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें आप समझा हिंदी में दो। अगर मैं उनकी बात मानकर हिंदी में पढ़ाने के लिए तैयार हो गया तो मेरे अंदर क्या हुआ? लचीलापन, आई एम डायनेमिक। और अगर मैं उनकी बात मानकर हिंदी में पढ़ाने को तैयार हो गया तो मेरा क्लास के साथ क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा, टकराव नहीं होगा। और अगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहूं कि नहीं मैं तो अंग्रेजी में ही पढ़ाऊंगा, हिंदी में नहीं, तो मेरा आपके बच्चों की क्लास में टकराव होगा, एक अननेसेसरी का परेशानी होगी। इसलिए आलपोर्ट कहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो आपके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को प्रभावित करता है। अब मेरी बात को एक ध्यान से सुनिएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये परिभाषा हमें को लिखनी तो आनी नहीं है। आरएस में ये परिभाषा कई बार, जब आप मेंस में आओगे तो आरएस में कई बार इस परिभाषा को पूछा गया है, वहां तो आपको लिखना होता है। लेकिन अगर आप रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई और भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर आप मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं तो ये परिभाषा आपको लिखनी आएगी नहीं। फिर हम क्यों पढ़ें, क्यों याद करें, क्यों ध्यान दें? आज मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी परिभाषा पर, एनी, मे बी लर्निंग, मे बी साइकोलॉजी, मे बी एजुकेशनल साइकोलॉजी, कोई भी परिभाषा हो, उस पर सवाल पूछने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह होगा कि हम आपको परिभाषा पूछेंगे और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से यह परिभाषा किसने दी। मैं क्वेश्चन में इस परिभाषा को पूरा लिख दूंगा और आपसे कहूंगा यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ, आलपोर्ट, फ्रायड या मरे। 4 नाम मैंने आपको दे दिए। अब आपको क्या टिक करना होगा? आलपोर्ट। ये कब कर सकते हो? जब आप परिभाषा को जानते हो। इसलिए इसको रटने की आवश्यकता नहीं होती है, वर्ड्स पर ध्यान दो। ये तो बड़ा सिंपल तरीका है सवाल पूछने का।
अगर मुझे सवाल पूछना होगा कि कैसे मैं इस परिभाषा को पूछूं, तो मैं क्या करूंगा, इस परिभाषा में कुछ शब्दों को खाली छोड़ दूंगा, फिलिंग द ब्लैंक्स कर दूंगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा है साइकोफिजिकल, मैंने यहां साइकोफिजिकल नहीं लिखकर खाली स्थान छोड़ दिया। अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनिए। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोस, खाली स्थान, सिस्टम्स विद इन द इंडिविजुअल विच डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। आलपोर्ट के अनुसार इस खाली स्थान पर क्या आएगा? अब मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। पहला ऑप्शन फिजिकल, फिजिकल ए ऑप्शन। बी मैं दे दूंगा साइको सोशल। सी मैं आपको दे दूंगा साइको फिजिकल। और डी आपको दे दूंगा मैं केवल साइकोलॉजिकल। अब फिजिकल इस परिभाषा में केवल फिजिकल नहीं है, गलत। इसमें साइको सोशल के यही नहीं, गलत। साइकोफिजिकल यहां पर है, साइकोफिजिकल, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी भी गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी सी। किसी भी परिभाषा में इस प्रकार फिलअप्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको पर्सनैलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आलपोर्ट क्या कहना चाहता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो परिभाषा हमने पुरानी ली कि शरीर की वेशभूषा, पहनावा, दिखावा, सुंदरता, कदकाठी, क्या ये व्यक्तित्व हैं? ये व्यक्तित्व का एक सरफेस लेवल है, सतही स्तर है, आंतरिक नहीं। ये हमारा अंदर का व्यक्तित्व नहीं है। ये दिखने में हम कैसे दिखते हैं, जैसे बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कपड़े हमने ब्रांडेड प्रेस पहने हैं कि नहीं, या बिना प्रेस के पहन के आ गए, तो ये केवल आपका सरफेस लेवल है। अगर ये सवाल आ गया कि व्यक्तित्व शरीर का सुंदरता या पहनावा कौन सा परिप्रेक्ष्य, कौन सा पार्ट दर्शाता है, तो अपना उत्तर होगा सरफेस लेवल, आंतरिक नहीं। क्योंकि आंतरिक तो आपका एडजस्टमेंट है, आपकी अंदर की विशेषताएं हैं मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, जो कि आपको समायोजन करेंगी। जैसे आपके पास एक टेबल है, उस टेबल को आपने बहुत सुंदर हैंडीक्राफ्ट से सुंदर सुंदर उसमें रंग भर दिए, अच्छे अच्छे फूल बेल बूटे बना दिए, दिखते ही ऐसा लगता है, इतना सुंदर अट्रैक्ट करता है कि मन करता है इसको खरीद ले। वो उसकी ऊपर की सुंदरता है, लेकिन उस लकड़ी को दीमक लगी हुई है। अगर मैं उस लकड़ी के दीमक वाली लकड़ी के ऊपर तो सुंदरता है, लेकिन अगर मैं उस पर जोर से मुक्का मारूंगा, जोर से उसको प्रेस करूंगा, तो लकड़ी टूट जाएगी, क्योंकि अंदर से वो कमजोर है। इसी प्रकार शरीर की सुंदरता, पहनावा ऊपर की स्तर है जिसमें हम सुंदर दिखते हैं, जिसमें हमारा व्यक्तित्व अच्छा लगता है, लेकिन वो वास्तव में व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व हमारे अंदर वो विशेषताएं हैं जो हमें अपने पर्यावरण के साथ समायोजित करती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पर्सनैलिटी के कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया। पर्सनैलिटी को आगे किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा। पर्सनैलिटी को इन टोटलिटी समझना चाहिए, संपूर्णता में। अब वो संपूर्णता क्या है या कैसे है, इसको हम अगली किसी वीडियो में लेंगे। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो आपके लिए IQ बिहेवियर पर दिए थे, और मैं आशा करता हूं कि इन वीडियो को आप देखें तो आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। बाकी विस्तार से तो जब क्लास में हम लोग होते हैं तो कई उदाहरण देकर इसको समझाया जाता है। तो मैं फिर एक बार अंत में आपसे विदा लेने से पहले कहूंगा कि मनोविज्ञान को कभी रटना मत बेटा, रटने से मनोविज्ञान नहीं आएगा, ना इसके क्वेश्चन हल होंगे। किताबों में त्रुटियों की भरमार होती है, पढ़ो जरूर, लेकिन हमेशा अथेंटिक किताब से हमेशा ध्यान करो। इसलिए कंसेप्ट को समझो। अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आपका आंसर सही होगा। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।